हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आने वाले दिनों में वज्रपात का खतरा। गुरुवार को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। पर्व त्यौहार के मौसम पर बारिश और वज्रपात का खतरा मंडरा रहा। झारखंड वासियों के लिए आने वाले कुछ दिन चुनौती भरे हो सकते हैं। अगले 14 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं तेज हवा के झोंके के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 11 सितंबर को राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र रांची ने 11 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रामगढ़ के चुट्टू पालू घाटी पर भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, ट्रक के उड़े परकच्चे। रामगढ़ जिले के चुट्टू पालू घाटी में अक्सर सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, जिसे मौत की घाटी भी कहा जाता है। बुधवार को एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें चावल दाल से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दबे हुए दोनों शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा कि ट्रक के पलटने से चालक और सह चालक दोनों की मौत हो गई। चावल और दाल से लदा एक ट्रक रांची से घाटी की ओर आ रहा था। घाटी में प्रवेश करते ही ट्रक अनियंत्रित होकर गढ़ के मोड़ के पास ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित स्थान पर भीषण दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में ट्रक के परकच्चे उड़ गए। ट्रक पर लदा चावल और दाल पूरी सड़क पर बिखर गया। ट्रक में सवार ड्राइवर और सह चालक का कुछ भी पता नहीं चला। घटना के बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सड़क पर बिखरे चावल और दाल पैकेट को हटाया गया, जिसके नीचे दोनों चालक और सह चालक दबे निकले। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव अलका तिवारी, वंदना दादेल और विनय चौबे को जारी किया अवमानना नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को निकाय चुनाव से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पूर्व आदेश का पालन न होने पर कड़ी नाराजगी जताई और राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, IAS अधिकारी वंदना दादेल, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार, नगर विकास सचिव और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खालको की ओर से दाखिल की गई थी। प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। धनबाद में बड़ा हादसा, खाली जर्जर आवास गिरने से 3 की मौत। धनबाद जिले में बड़ा हादसा हुआ है। 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई है। हादसा लोधना ओपी क्षेत्र में हुआ है। विधायक रागिनी सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। बता दें कि लोधना ओपी क्षेत्र के लोधना 4 नंबर बाइक क्वार्टर में बड़ा हादसा हुआ है। BCCL के पुराने खाली पड़े जर्जर आवास में बारिश से बचने के लिए बच्चे समेत बड़े लोग भी खड़े थे। इसी दौरान अचानक उस आवास की छत बारिश में गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चे समेत 3 बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए। मृतक के परिजन धीरेन्द्र पासवान ने बताया कि बारिश के दौरान बच्चे और जर्जर पड़े BCCL के खाली आवास में छिपे हुए थे। इस दौरान आवास की जर्जर अचानक ध्वस्त हो गई और मलबे में सभी दब गए। इस घटना के बाद आनन फनन में स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकाला, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई थी। उनको SNMMCH अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में चिराग, गोपाल और सुषमा शामिल है। गोपाल और सुषमा रिश्ते में मामा भांजी है। चिराग के पिता का नाम करमू पासवान और वह भी सभी नाबालिग हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद झरिया विधायक रागिनी सिंह पहुंची। परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। विधायक को देख परिजन चित्कार उठे। रागिनी सिंह ने बताया कि बारिश से बचने के लिए लोग पुराने जर्जर आवास में छिपे हुए थे। इस दौरान आवास की छत धंस गई और आवास के अंदर मौजूद लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 3 अन्य घायलों को भी निकाला गया। 3 अन्य लोग जो घायल है उसमें से एक ट्रैक्टर का खलासी और ड्राइवर है। घाटशिला में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य शुरू। SDO ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का विशेष संलिप्त पुनरीक्षण कार्य चलाया जा रहा। इसी क्रम में 45 घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किया गया।
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ घाटशिला सुनील चंद्र ने राजनीतिक दलों को दावा एवं आपत्ति प्रपत्र उपलब्ध कराए और उनसे आग्रह किया कि वे अपने अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कर पात्र नागरिकों को प्रपत्र भरने को लेकर प्रोत्साहित करें। उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक नए मतदाता के रूप में पंजीकरण, नाम में सुधार, पते में बदलाव तथा मृत स्थानांतरित मतदाता के नाम हटवाने हेतु संबंधित दावा एवं आपत्ति प्रपत्र भर सकते हैं। इस मौके पर निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सभी योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर चर्चा की गई। जेएसएससी के संशोधित रिजल्ट पर विवाद गहराया, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 सितंबर 2025 को जारी कक्षा 1 से 5 शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम अब विवादों में घिर गया है। इस नए परिणाम के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो पहले 12 अगस्त 2025 के परिणाम में चयनित हुए थे, अब बाहर कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से याचिकाकर्ता सुदामा कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर बी प्रदीप कुमार एंड अदर का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं को संशोधित परिणाम से बाहर कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उन्होंने जेटेट में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया है और 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने BC2 आरक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से भी अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके बावजूद उन्हें ना तो आरक्षित श्रेणी और न ही अनारक्षित श्रेणी में स्थान दिया गया और परिणाम से बाहर कर दिया गया। याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के यह आदेश उन अभ्यर्थी पर लागू नहीं होता जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए आयोग का यह निर्णय पूरी तरह अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। इस मामले में जल्द सुनवाई होने की संभावना है। रांची होकर गुजरेगी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के लिए स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों के दौरान यात्री की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारी की है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए रांची रेल मंडल से 1 दर्जन लंबी दूरी के स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें से कई ट्रेनों का परिचालन पहले ही शुरू हो चुका है। रेलवे के अनुसार कुल 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन रांची होकर गुजरेगी, जिनका संचालन सितंबर से नवंबर तक विभिन्न गंतव्यों के लिए किया जाएगा। इस बार दक्षिण भारत से बिहार के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेनों को रांची के रास्ते चलाया जाएगा, जिससे यात्री को सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। रेलवे के इस निर्णय से त्योहारों के दौरान टिकट की भारी मांग के बीच यात्री को काफ़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि ZRUCC के सदस्यों ने भी रांची होकर विशेष ट्रेनों की मांग रेलवे से की थी, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है। लातेहार में पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 5 साल के बच्चे की मौत। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के करकट ग्राम में बुधवार की दोपहर पानी से भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की पहचान वाजिर अंसारी के बेटे फैज अली के रूप में की गई है। बताया गया कि फैज अली अपने छोटे भाई और छोटे बहन के साथ पढ़ने आंगनबाड़ी केंद्र जा रहा था। रास्ते में मुर्गा फार्म के पास एक गड्ढा था और बरसात में उसमें पानी भर गया था। फैज का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। बच्चों के स्वर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और बच्चे को बाहर निकाला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि उस रास्ते से दर्जनों बच्चे स्कूल आते जाते हैं और मुर्गा फार्म के मालिक अजय साहू से पहले भी गड्ढे को भरने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। 15 दिन पहले भी एक बच्ची डूब गई थी, तब एक महिला ने किसी प्रकार उसे निकाला था। राज्यपाल व सीएम ने शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर में देवघर जिला के मधुपुर स्थित कजरा गांव निवासी शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुपुर प्रखंड के कजरा गांव के नीरज चौधरी जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। 14 सितंबर को जमशेदपुर में लगेगा आदिवासी महादरबार। रांची में भी दिख रही हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अगुवाई में आगामी 14 सितंबर को XLRI ऑडिटोरियम में एक विशेष आयोजन आदिवासी महादरबार का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज की एकजुटता को मजबूत करना और उनके संवैधानिक अधिकारों, परंपराओं तथा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना है।
कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज है और निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं। चंपा सोरेन ने स्वयं एक पोस्टर साझा करते हुए जानकारी दी है कि यह आंदोलन आदिवासी समाज के हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार में पैसा कानून, CNT, SPT एक्ट, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और आदिवासी सामाजिक संरचना जैसे गंभीर विषयों पर मंथन किया जाएगा। IAS विनय चौबे की बेल पर अब 12 सितंबर को होगी सुनवाई। SCB देगा लिखित बहस। हजारीबाग DC रहते हुए सेवायत जमीन घोटाले करने के आरोपी निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग SCB कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार की सुनवाई के दौरान SCB और बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। वहीं SCB की ओर से लिखित बहस जमा करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बचाव पक्ष यानी विनय चौबे के अधिवक्ता को लिखित जवाब कर प्रति उत्तर देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान SCB की ओर से डायरी जमा कर दी गई थी। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की। विनय चौबे ने जिस मामले में हजारीबाग SCB कोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। SCB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की थी। इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाले मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला केस में जमानत मिल गई है। त्योहारों पर साफ सफाई को लेकर रांची नगर निगम की सख्ती। आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा से लेकर छठ महापर्व तक शहर को साफ सुथरा रखने के लिए बुधवार को नगर निगम सभागार में बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने की। इसमें अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रविंद्र सिंह, अन्य पदाधिकारी, सुपरवाइजर, एजेंसी प्रतिनिधि और सफाई शाखा के कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में प्रशासक ने साफ कहा कि त्योहारों के समय कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम की पहली प्राथमिकता लोगों को बेहतर सुविधा और साफ वातावरण देना है। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतें तुरंत सुनी जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगी। वार्ड और एजेंसी सुपरवाइजर मिलकर जिम्मेदारी से काम करेंगे। गीला सूखा कचरा अलग करना अनिवार्य। 15 सितंबर से नियम तोड़ने पर 5,000 तक का जुर्माना। बार बार नियम तोड़ने पर दुकान या प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी रद्द कर सील कर दिया जाएगा। दुर्गा पूजा से छठ तक सफाई अभियान चलेगा। पूजा पंडालों के रास्ते और तालाबों की साफ सफाई होगी। सुशांत गौरव ने कहा कि त्योहारों में लाखों लोग बाहर निकलते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नगर निगम का लक्ष्य है कि हर नागरिक को साफ सुथरा और सुरक्षित वातावरण मिले। इस बार त्योहारों पर रांची और भी सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। सूर्या हांसदा प्रकरण और जमीन लूट के खिलाफ भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन आज 11 सितंबर को। सूर्या हांसदा प्रकरण और जमीन लूट के खिलाफ भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन आज 11 सितंबर को होगा। सांसद आदित्य साहू ने कहा कि 11 सितंबर को 11 बजे भाजपा के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सभी जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी और उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपेंगे। भाजपा का यह प्रदर्शन जन विरोधी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी हेमंत सरकार के खिलाफ है। पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश है। एक साल के अंदर में हेमंत सरकार जनता की नज़रों से गिर चुकी है। साहू ने कहा कि जिस प्रकार से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की हत्या फर्जी इनकाउंटर दिखाकर राज्य की पुलिस ने राज्य सरकार के इशारे पर किया है, आज केवल सूर्या हांसदा के परिजन ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का आदिवासी समाज चाहता है कि हत्या की जांच CBI से हो। एक और आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों की हत्या हो रही है, वहीं दूसरी ओर रिम्स 2 के नाम पर आदिवासी समाज की जमीन लूटने की साजिश से हेमंत सरकार रच रही है। धनबाद लॉ कॉलेज में रैगिंग को लेकर बड़ा विवाद, जमकर हुई मारपीट। लॉ कॉलेज में बुधवार को छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट में करीब 6 छात्र घायल हुए। घायलों छात्रों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लॉ कॉलेज में हुई मारपीट की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी गई। घायल छात्रों ने बताया कि रैगिंग विवाद को लेकर प्रिंसिपल के साथ वार्ता हो रही थी। इसी बीच ABVP के छात्रों ने ऐसा छात्र के छात्रों पर हमला कर दिया। घायल छात्रों ने आरोप लगाया कि वे लोग बाहरी लोगों को भी लेकर आए थे और प्री प्लानिंग के तहत मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान लॉ छात्रा ने दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया। बातचीत के दौरान दोनों गुटों में मारपीट हुई है। पूर्व में हुई रैगिंग की घटना को लेकर छात्रों के 2 गुटों को समझौते के लिए बुलाया गया था। छात्र सौरभ कुमार सिंह का मुकेश मिश्रा नाम के छात्र से पूर्व से ही
विवाद चला आ रहा था। यह विवाद रैगिंग को लेकर था। छात्रों के दोनों गुटों के बीच वार्ता के दौरान कुछ अन्य छात्र ऑफिस में घुस गए। इस दौरान छात्रों के साथ मारपीट हुई। साथ ही कर्मचारियों के साथ भी छात्रों के द्वारा मारपीट की गई और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पेशा कानून के बहाने रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, कांग्रेस ने किया पलटवार। पेशा कानून पर पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के आला नेताओं में बयानबाजी खूब हो रही। इस बार बीजेपी नेता रघुवर दास ने पेशा कानून के बहाने हेमंत सरकार को घेरा। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रघुवर दास के बयान की तीखी आलोचना की है। रांची में मीडिया के साथ बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए उसे आदिवासी और पिछड़ा विरोधी बताया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि 2019 में राज्य में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष 2000 करोड़ से अधिक का राजस्व की क्षति हुई है। यह पैसा इस दौरान कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के पॉकेट में गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाई गई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया और राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेता के जेब गर्म हुए। मामला न्यायालय में होने के बावजूद भी आदेश का अवहेलना करते हुए बालू घाट की नीलामी के लिए विज्ञापन निकाला गया और 2 से 3 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पेशा नियमावली लागू नहीं करने के पीछे मंशा यह है कि अपने चाहते बालू सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया जाए। सीएम हेमंत ने कहा, दुर्गा पूजा समितियों को राज्य सरकार का मिलेगा पूरा सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में महानगर दुर्गा पूजा समिति, जिला दुर्गा पूजा समिति एवं श्री महानगर मंडल रांची के एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने आगामी दुर्गा उत्सव की तैयारी पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि आपके नेतृत्व में सभी दुर्गा पूजा समितियों को राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा। दुर्गा पूजा के समय विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति सहित शहर की साफ सफाई नियमित रूप से होता रहा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 157 पूजा पंडालों में दुर्गा उत्सव का आयोजन किया रहा। मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आग्रह किया कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी आपके नेतृत्व में राज्य सरकार से पूजा समितियों को सहयोग की काफ़ी अपेक्षाएं हैं। सदस्यों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुर्गा पूजा समितियों को आयोजन से पहले ही आपसे मुलाकात करने का समय मिल रहा। यह बहुत ही अच्छी और सकारात्मक पहल है। कुर्मी महतो को आदिवासी दर्जा के विरोध में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा ने कसी कमर। कुर्मी एवं महतो समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग के खिलाफ सिरमटोली सरना स्थल में विभिन्न आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने की। बैठक में आगामी 14 सितंबर को आयोजित होने वाली आक्रोश बाइक रैली को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर ग्लेडसन डुंगडुंग, अल्बिन लकड़ा, परवीन कच्छा, प्रताप कुशवाहा, संगीता तिर्की सहित कई आदिवासी नेताओं ने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि कुर्मी समुदाय जानबूझकर आदिवासी दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहा, जबकि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि आदिवासी से बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने कहा कि आदिवासी पहचान जन्मजात होती है और इसे कोई भी समुदाय उधार में नहीं ले सकता। वहीं प्रताप कुशवाहा ने कहा कि कुर्मी नया शब्द है, यह चुनाव के समय आंदोलन करता है और झारखंड की राजनीति को भ्रमित करता है। वहीं ग्लेडसन डुंगडुंग ने आरोप लगाया कि कुर्मी समुदाय लगातार आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रहा। अजय तिर्की ने चेतावनी दी कि यदि कुर्मी समुदाय ट्रेन रोककर आंदोलन करता है तो आदिवासी समाज जहाज रोककर कुर्मी समुदाय का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। रातू रोड फ्लाईओवर बना ऑटो स्टैंड, जाम पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर को चालू हुए महज 2 महीने हुए हैं, लेकिन ऑटो चालकों की मनमानी के कारण यहां लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने फ्लाईओवर पर अनियंत्रित ऑटो परिचालन को चिंताजनक बताया है।
अदालत ने सड़कों पर जगह जगह ऑटो खड़ा कर यात्रियों को बैठाने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो चालकों ने फ्लाईओवर क्षेत्र को अवैध रूप से ऑटो स्टैंड में बदल दिया है। यहां से मांडर, रातू पांड्रा, रवि स्टील और कमड़े जैसे इलाकों के लिए सवारियों को आराम से बैठाया जा रहा, वह भी पुलिस की मौजूदगी में। स्थिति इतनी बदतर है कि SBI मुख्य शाखा से फ्लाईओवर रैंप तक का रास्ता तय करने में 4 पहिया वाहनों को 20 से 23 मिनट तक का समय लग रहा। रिम्स में टूटने लगी मरीजों की आस, 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर खराब। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर मरीजों का भरोसा अब मजबूरी में बदलने लगा है। राज्य भर से परेशान होकर लोग इलाज के लिए रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन यहां वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि करीब 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर लंबे समय से खराब पड़े हैं और इलाज के लिए आए गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर खराब होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। विभिन्न विभागों में लगातार ऑपरेशन टाले जा रहे। न्यूरो सर्जरी विभाग में पिछले 10 दिनों में लगभग 20 से ज़्यादा ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। वहीं मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, सर्जरी सहित कई अन्य विभागों में भी मशीनें खराब पड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक सबसे गंभीर स्थिति क्रिटिकल केयर विभाग की है, जहां करीब 10 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। इसका नतीजा यह है कि जिन मरीजों की हालत नाजुक होती है और जिन्हें तुरंत वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, उन्हें समय पर यह सुविधा नहीं मिल पाती। डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर की कमी के बारे में प्रबंधन को कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक ना तो किसी वेंटिलेटर की मरम्मत हो पाई और ना ही नए वेंटिलेटर खरीदे जा सके हैं। उल्लेखनीय कि हाईकोर्ट द्वारा रिम्स निदेशक से इस विषय पर पूछे जाने पर निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा पत्र लिखकर कहा गया कि उनकी अनुमति के बिना मशीनों की खरीदारी ना किया जाए। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक शासी परिषद की बैठक बुलाने और 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। उम्मीद जताई जा रही कि जिस राज्य में विधायकों को मंत्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, वहां आम जनता और गरीब मरीजों की उम्मीदें भी इस बैठक के बाद कुछ हद तक पूरी हो सकेंगी। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब पैन नंबर होगा अनिवार्य, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जैक का बड़ा कदम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया है। यह निर्णय फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। यह नंबर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र को आवंटित किया जाने वाला एक विशेष नंबर है और अब स्कूल से जुड़े हर काम के लिए इस नंबर का उपयोग करना आवश्यक होगा, चाहे वह परीक्षा का आवेदन ही हो, टीसी लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ। झारखंड सरकार की इस पहल से फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकेगी। पहले ऐसा होता था कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब इस नंबर के जरिए सरकार छात्रों का पूरा डेटा एक ही जगह पर स्टोर कर पाएगी। इस नंबर के जरिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद छात्रों को मिलने में आसानी होगी। इस नियम को सत्र 2025-27 से लागू कर दिया जाएगा, यानी 2026 में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय छात्रों को अपना पैन नंबर भरना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने भी सभी संबंधित स्कूलों को इस संबंधित आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। 2008 के बाद दूसरी बार होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, जेपीएससी ने निकाला विज्ञापन। जेईटी यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। करीब 17 वर्ष के बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 8/2025 के संबंध में आवश्यक सूचना जारी करते हुए झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इससे पहले जेईटी राज्य गठन के बाद 2008 में पहला और आखिरी हुआ था, जो विवादों में रहा और अब भी सीबीआई जांच में है। इस परीक्षा का सबसे बड़ा पैमाना यह होगा कि इसमें केवल 6% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई माने जाएंगे। जेपीएससी ने इस परीक्षा के लिए एकमात्र केंद्र रांची की घोषणा की है। हालांकि विद्यार्थी अधिक होने पर रांची के अलावा अन्य शहरों में भी केंद्र रखे जाएंगे। अभ्यर्थियों से परीक्षा के लिए 3 शहर का नाम माना जाएगा। इसके अलावा इस परीक्षा में क्वालिफाई अंक भी आयोग ने निर्धारित कर दिया है। इसके तहत सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 40% और एसटी एससी बीसी के लिए
35% अंक निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित किसी विषय में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं अन्य कैटेगरी के लिए 50% है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क भी निर्धारित कर दी है। इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 575 रुपये, BC1 BC2 EWS के लिए 300 रुपये और अन्य वर्ग के लिए 150 रुपये निर्धारित है। परीक्षा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आयोजित किए जाएंगे। रांची से पुरी के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। कई नए ट्रेनों का भी तोहफा। राजधानी रांची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आपके शहर से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कई नए ट्रेनों का भी परिचालन शुरू होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची से कई ट्रेनों के परिचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके तहत परिचालन की प्रक्रिया शुरू की गई है। संजय सेठ ने झारखंड में रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी आग्रह किया था। इस पर रेल मंत्री के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को उनसे मिलकर आग्रह पत्र सौंपा था। रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची से जयपुर के लिए नए ट्रेन या किसी अन्य ट्रेन का विस्तार, रांची से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए भी सीधी ट्रेन, रांची से मुरी सिल्ली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन और रांची से अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने का आग्रह किया गया था। 20 दिनों के भीतर ही रेलवे बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन, रांची से जयपुर के लिए नए ट्रेन का परिचालन या दूसरी ट्रेन का जयपुर तक विस्तार, रांची से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन का परिचालन, रांची से मुरी सिल्ली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन, राजधानी रांची के अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा का परिचालन। अवैध अफीम के खिलाफ फ्री कल्टीवेशन अभियान 22 सितंबर तक चलेगा ऑपरेशन। अफीम माफिया अगले कुछ दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में अफीम के बीज को फैलाने की जुगत में लग जाएंगे ताकि एक बार फिर से अफीम की फसल उगाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ अफीम माफिया पर नकल कसने के लिए झारखंड पुलिस ने फ्री कल्टीवेशन अभियान को लॉन्च करने जा रही है। झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए CID की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अफीम प्रभावित जिलों में फ्री कल्टीवेशन अभियान को शुरू किया जा रहा है। CID मुख्यालय के द्वारा झारखंड के 9 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को 22 सितंबर 2025 तक फ्री कल्टीवेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड CID की तरफ से जारी किए गए पत्र में यह बताया गया कि अभियान की शुरुआत 8 सितंबर से की जाएगी। इसके तहत जिन इलाकों में अफीम की खेती पूर्व से की जाती थी और जिन खेतों में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया था वैसे तमाम जगहों पर सत्यापन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित की जा सके कि उन क्षेत्रों में अफीम की खेती के लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है। बड़कागांव हत्याकांड मामले पर पुलिस ने लिया एक्शन, 8 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़कागांव में एक पुराने हत्याकांड मामले में हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष जांच टीम यानी SIT ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये वही मामला है जिसमें पिपराडीह गांव के दिनेश प्रजापति का शव मिलने के बाद गुस्साए भीड़ ने आरोपी सुभाष प्रजापति के घर को आग के हवाले कर दिया था और उनके पिता की पीट कर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले ने इलाके में तनाव और अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया था। अब पुलिस लगातार छापेमारी कर बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़कागांव प्रखंड के पिपराडीह गांव में कुछ दिन पहले उस वक्त हालात बेकाबू हो गए थे जब गांव के युवक दिनेश प्रजापति का शव कुमरडीह गांव के कुएं में बरामद हुआ था। शव मिलने की सूचना मिलते ही गुस्साए भीड़ ने मुख्य आरोपी सुभाष प्रजापति के घर पर धावा बोल दिया। भीड़ ने घर में आगजनी कर दी और सुभाष प्रजापति के बुजुर्ग पिता महेश प्रजापति को घसीटकर बेरहमी से पीटा। पिटाई इतनी भयानक थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। देखते ही देखते गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया। टीम को घटना की गहन जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस की तबाड़तोड़ छापेमारी के बाद बुधवार को इस हिंसा कांड में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हजारीबाग में पेट्रोल पंप लूट की साजिश नाकाम, 3 गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर मिली कामयाबी।
हजारीबाग पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप लूट की योजना को विफल कर दिया। पुलिस अधीक्षक को 9 सितंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि रितेश कुमार यादव और पंकज कुमार पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाकर खीरगांव होते हुए मिशन अस्पताल की ओर बढ़ रहे। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और मिशन रोड स्थित मजार के पास वाहन जांच की गई। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद की। पूछताछ में आरोपी पंकज कुमार ने 15 अगस्त को खीरगांव पेट्रोल पंप मैनेजर से हुई लूट की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर पेट्रोल पंप कर्मी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो घटना में सहयोगी था। राहुल के पास से 50,000 रुपये बरामद किए गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।